हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर, जिसको हम लोग सब्जी विज्ञान या फिर हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, बागवानी की खेती बोलते हैं। ये वोकेशनल में एक विषय चालू हुआ जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिए थे, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने प्रश्न क्रमांक 8 से लेके 15 तक प्रश्न लिए हैं और 1 से लेके 7 प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में देख लिए, मतलब समझा दिया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को विजिट करके और उसमें वीडियो जो भी मैंने प्रश्न समझाए हैं वो आप देख लेना। पहला प्रश्न मैंने लिया है, इसमें बीज क्या है और बीज के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। बीज मतलब होता है पौधे का कोई भी ऐसा भाग जिसके द्वारा हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं, उसे बीज कहते हैं। या फिर भ्रूण जो रहता है, परिपक्व भ्रूण को ही बीज कहते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट आके, कोई बॉयज में से आके और आके समझाओ जरा बीज क्या है। आजा बच्चा। ऐसा भाग जिससे नया पौधा उगाया जा सकता है बीज कहलाता है। बीज के विभिन्न भाग होते हैं, रेडिकल, प्रूमूलकली, बीजकोट, भ्रूण। वेरी गुड, जाइए। बीज मतलब कि पौधे का ऐसा भाग जिससे नया पौधा उगा सकते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि बीज मतलब कि छोटा सा अनाज ही होए। जैसे कि हमने एक बीज ऐसे लिया है, इसके अंदर एक परिपक्व भ्रूण है, उसके द्वारा एक पौधा उगेगा तो ये भी बीज कहलाएगा। या फिर बीज हर वो चीज़ हो सकती है जिससे नया पौधा उगा सकते हैं, वो कहलाता है बीज। लेकिन हमने एक अनाज को ही बीज समझा है जिसके अंदर बीज कोट होता है। जैसे एक ये बीज है तो इसके बाहर जो आवरण रहेगा वो क्या कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीज का छिलका, तो ये कहलाएगा बीज कोट। बीज के बाहर का जो आवरण होता है वो कहलाता है बीज कोट। उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ भरा होता है वो कहलाता है भ्रूण। देखिए, बीज के बाहर का जो छिलका होता है वो कहलाता है बीज कोट, और उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व भरे होते हैं वो कहलाता है भ्रूण। और उसके बाद होता है प्लूमूलकली और रेडिकल। प्लूमूलकली और रेडिकल। दोबारा समझते हैं। बीज पौधे का वह भाग है जिसके द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं, बीज कहते हैं। और बीज के 4 भाग होते हैं, बीज कोट, भ्रूण, प्लूमूलकली और रेडिकल। अगला प्रश्न लिया है हमने, रासायनिक जहरीलेपन का उपचार लिखिए। जैसे कोई व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा है और कैसे भी करके उसके पास केमिकल लग गया है, कोई भी रासायनिक पदार्थ उसके शरीर को छू गया है या उसकी आंखों में चला गया है, उसने जहर को सूंघ लिया है या जहर को निगल लिया है, तो उसका उपचार कैसे करेंगे। देखिए, जहर हमेशा हमारे पास त्वचा के माध्यम से आ सकता है तो त्वचा का संक्रमण हो जाएगा। आंखों में संक्रमण हो सकता है, आंखों के द्वारा जहर अंदर जा सकता है, फिर उसके पेट में जा सकता है और श्वास में जा सकता है। अगर उसने श्वास सूंघ के कोई जहर अंदर ले लिया है तो वो श्वास के माध्यम से जहर फैल जाएगा। त्वचा का संक्रमण हुआ है तो त्वचा को बढ़िया साबुन से धोकर, बार बार साबुन से धोकर उस त्वचा को साफ कर सकते हैं, तो ये त्वचा का संक्रमण ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा है, आंखों में अगर उसने जहर, उसकी आंखों में जहर चला गया है तो बार बार आंखों को पानी से धोकर आंखों का संक्रमण हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब अभी पेट वाला समझाता हूँ। अगर उसने श्वास के माध्यम से कोई जहर को सूंघ लिया है और जहर उसकी फेफड़े में चला गया है तो उस रोगी व्यक्ति को किसी खुले मैदान में ले जाकर और बढ़िया सांस लेने देना चाहिए। देखिए, दोबारा समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, त्वचा में संक्रमण लग गया है तो साबुन से धोना चाहिए। आंखों में चला गया है तो बार बार पानी से धोना चाहिए। अगर श्वास के माध्यम से उसने जहर को सूंघ लिया है तो उस व्यक्ति को खुले मैदान में, जहाँ पे बढ़िया साफ सुथरी हवा है, वहाँ पे ले जाके छोड़ देना चाहिए, जिससे उसकी श्वास में जो जहर गया है वो ठीक हो सकता है। अगर उस व्यक्ति ने पेट में जहर, मतलब उसने जहर को निगल लिया है तो क्या कर सकते हैं। कभी कभार प्रश्न ये भी आता है, रासायनिक जहरीलेपन का उपचार, या फिर किसी व्यक्ति ने जहर निगल लिया है तो उसका उपचार क्या करेंगे। तो उसका बिल्कुल साधारण सा उपाय है, उस व्यक्ति को गर्म पानी में सरसों का तेल और नमक डालकर पिला देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जहर निगल लिया है उसे गर्म पानी में सरसों का तेल और नमक डालकर पिला देते हैं तो उसको उल्टी आ जाती है और उल्टी आने से उसका पूरा जहर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोट्रे में बीज बोने की प्रक्रिया। प्रोट्रे मतलब होता है जिसमें बहुत सारे खंड होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, और उसमें हम लोग भरते हैं फिर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। एक बार और लिख लेते हैं। प्रो ट्रे एक प्लास्टिक के ट्रे होते हैं जिसको प्रो ट्रे को प्लग ट्रे भी कहते हैं, प्लग ट्रे या फिर प्रो ट्रे कहते हैं। और प्रो ट्रे में बहुत सारे खंड होते हैं, ऐसे गोल 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 छोटे छोटे बहुत सारे खंड होते हैं। प्रो ट्रे बहुत अलग अलग साइज के भी आते हैं, कम खंड वाले भी आते हैं और ज़्यादा खंड वाले भी आते हैं। अब इनमें छोटे छोटे नीचे साइड छेद होते हैं और इन छिद्रों में भरा जाता है कोकोपीट।
कोकोपीट जो होता है वो नारियल के भूसे से बनता है और इसके साथ आधा भर दिया जाता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब कि केचुआ खाद। देखिए प्रोट्रे प्लास्टिक के बने होते हैं और इसके अंदर मिट्टी नहीं भरते, इसके अंदर भरते हैं कोकोपीट आधा और आधा भरते हैं वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों का मिश्रण, पहले कोकोपीट को गीला किया जाता है, रात भर पानी में भिगो के रखो और वो भुरभुरा हो जाता है, और कोकोपीट में फिर सुबह वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और उसका मिश्रण इन सेल में, इनको सेल बोलते हैं, इन सेल में भर देते हैं और बीचों बीच में उंगली की सहायता से ऐसे बीचों बीच में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों में फिर एक एक बीज भरकर, जैसे हमको टमाटर का बीज बोना है, मिर्च का बोना है, तो सिंगल सिंगल बीज डालते जाएंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो मिश्रण हमने तैयार किया था कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, उस मिश्रण को इसके ऊपर भर देंगे और उसके बाद वाटरिंग कैन से सिंचाई करते हैं। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप लोग देखना। हमने प्रो ट्रे में बुवाई करने के जो तरीके हैं वो हमने वीडियो के माध्यम से समझा है, जिसमें आपको ओरिजिनल वाला प्रो ट्रे देखने को मिलेगा। अभी मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देता, फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, इसलिए वो दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रो ट्रे में बीज बोने की प्रक्रिया क्या है? प्रो ट्रे में, हल्ला नहीं करना किसी को भी, प्रो ट्रे में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट भरते हैं और उसके बाद एक एक बीज भरते हैं और उन बीजों को भरने के बाद फिर से उसी का मिश्रण भर देते हैं और सिंचाई कैसे करते हैं? तो वाटरिंग कैन से करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रोपाई का आघात क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? चलिए आप में से कोई बच्चा आके समझा दो, रोपाई का आघात क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। आजा बच्चा, कोई गर्ल्स में से आ जाओ, ये माइक ले लो, आराम से समझाना। रोपाई का आघात का अर्थ है रोपाई का आघात क्या है बच्चा? रोपाई का आघात का अर्थ है पौधे में देखा, हम बताते हैं, यहीं खड़ी रहो आप। रोपाई का आघात मतलब होता है जैसे हम कहीं से कोई पौधा निकाल के लेके आ रहे हैं और वो पौधा उखाड़ते समय टूट गया। कई बार होता है ना, जैसे अपन ने मिर्च का रोपा लेके आ रहे हैं और वो उखाड़ते समय टूट गया, टमाटर का रोपा लेके आ रहे हैं और वो उखाड़ते समय टूट गया, तो वो क्या कहलाएगा? रोपाई का आघात। या हमने कहीं से पौधा निकाल कर लाए हैं और हमने अपने खेत में लगा भी दिए, उसके बाद ही पौधा सूख के मर गया, तो वो क्या कहलाएगा? रोपाई का आघात। क्योंकि जहाँ पे वो पौधा लगा हुआ था वो बढ़िया स्वस्थ लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने अपने यहाँ लेके आए, हमारे मुख्य खेत में लगाए और वो पौधा सूख कर मर जाता है, तो उसको बोलते हैं रोपाई का आघात। ठीक है, चली जाइए, कोई बात नहीं। फिर से समझते हैं, रोपाई का आघात मतलब होता है जब नर्सरी से पौधे को उखाड़ कर लाते हैं और मुख्य खेत में लगाते हैं, तो कभी कभार पौधा सूख जाता है या फिर पौधे की मृत्यु हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रोपाई का आघात। अच्छा, रोपाई के आघात को कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो पौधा हम लगा रहे हैं वो मरे ना, नष्ट ना होए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। रोपाई का आघात कम करने के लिए हमें पहले उसको सख्त बनाना चाहिए। सख्त बनाने का मतलब होता है जिस नर्सरी से हम पौधे को उखाड़ कर ला रहे हैं, तो उसको एक सप्ताह पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए। अगर वहाँ पे हम पानी देते रहेंगे, पोषक तत्व देते रहेंगे, तो वो पौधा वहीं की मिट्टी में, वहीं के पोषक तत्व में और वहीं के पानी में उसकी आदत बन जाएगी, और जब हम उसको हमारे खेत में लाके लगाएंगे, मुख्य खेत में, तो वो इस मिट्टी में जीवित नहीं रह पाएगा और मर जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस पौधे को वहीं पर सख्त बनाओ, उसको पानी देना बंद, पानी देना बंद कर दो, पोषक तत्व देना बंद। ये दो उपाय करना है, इससे पौधा सख्त बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है और वो उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बना के खिला रही है, बहुत उसका लाड़ दुलार कर रही है, उसकी केयर कर रही है, उसके कपड़े धो रही है और उसको बोल रही है कि अब तुम जाओ हॉस्टल, वहाँ पढ़ लेना। तो बच्चा जब हॉस्टल जाएगा तो वहाँ पे उसकी माँ की याद आएगी, फिर वो रोने लगेगा, अरे मेरे को माँ चाहिए, वहाँ मेरी माँ बहुत केयर करती थी। तो माँ क्या करे कि जब बच्चा हॉस्टल जाने वाला है तो उसको सख्त बनाए, उसको दूर रहने की आदत बनाए। ऐसे ही पौधे को जब हम नर्सरी से निकाल रहे हैं तो उसको पहले से ही पानी देना बंद कर दो, पोषक तत्व देना बंद कर दो, तो पौधा कैसा हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। फिर जिस दिन हम पौधे को निकाल रहे हैं तो सिंचाई करने के बाद ही पौधा निकालना चाहिए। सूखी मिट्टी से पौधा निकालेंगे तो उसकी जड़ें टूट सकती है, तो एक तरीका ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जब भी हम रोपाई करते हैं तो केवल शाम के समय ही रोपाई करना चाहिए, और रोपाई करने के तुरंत बाद पानी बगा दो, पानी की सिंचाई कर दो, मिट्टी को गीला कर दो, इससे रोपाई का आघात कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण क्या है? चलिए आप में से एक आध बच्चा आओ, प्रशिक्षण बताओ पहले तो, प्रशिक्षण क्या है, फिर मैं इसकी प्रणाली समझाता हूँ। हाँ बता बच्चा। पौधों को मनचाहा आकार देना प्रशिक्षण कहलाता है, जैसे पौधे की काट छांट करना, उसके शाखाओं को बांधना आदि। वेरी गुड। पौधे को काट, हाँ आप चले जाओ। पौधे को काट छांट करना
या काट छांट किए बिना उसको बांधना, काट छांट करना, कैसे भी करके पौधे को व्यवस्थित रूप देना, सुंदर आकार देना प्रशिक्षण कहलाता है। दोबारा समझते हैं, कोई पौधा है, जरूरत पड़ रही है तो उसको काट छांट कर दो, कुछ शाखाओं को काटना है तो काट दो, कुछ शाखाओं को बांधना है तो बांध दो। काट छांट करके, काट छांट किए बिना या बांध कर एक बढ़िया व्यवस्थित सुंदर आकार देना प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण की 3 प्रणाली है। पहला है सेंट्रल लीडर प्रणाली। सेंट्रल लीडर प्रणाली का मतलब होता है जब कोई पौधा को उसके मुख्य भाग को बढ़ने दिया जाता है, ये जो मुख्य भाग है इसको बढ़ने दिया जाएगा तो वो कहलाएगी सेंट्रल लीडर प्रणाली। मतलब कि जो मुख्य वाला है इसको बढ़ने दे रहे हैं तो सेंट्रल लीडर प्रणाली। फिर दूसरी होती है ओपन सेंट्रल प्रणाली। चलिए ओपन सेंट्रल प्रणाली देख लेते हैं। दूसरा है, पहला है सेंट्रल लीडर और दूसरा है ओपन सेंट्रल प्रणाली। ओपन सेंट्रल प्रणाली में क्या होता है, पौधे का जो आकार रहता है वो लगभग इस तरह का रहता है, ये कहलाएगी ओपन सेंट्रल प्रणाली। फिर इसके बाद तीसरा आता है संशोधित लीडर प्रणाली। संशोधित लीडर प्रणाली जो होती है ये सेंट्रल और ओपन दोनों को मिलाकर एक प्रणाली बनाई गई है जिसको संशोधित लीडर प्रणाली बोलते हैं। तो ओपन लीडर में भी पौधे मजबूत रहते हैं, संशोधित लीडर में पौधे मजबूत रहते हैं और सेंट्रल लीडर में पौधे बहुत ऊपर फल देते हैं, क्योंकि सेंट्रल लीडर में हमने पौधे को ऊपर बढ़ने दिया है तो वो ऊपर फल देंगे, और इसमें पौधे मध्यम आकार के रहते हैं और फल नीचे ही लगते हैं और आकार भी मध्यम रहता है और इसकी पूरी शाखाओं में धूप और हवा अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न लिए हमने, सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्व क्या है, इनमें अंतर। सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो, इंग्लिश में बोलते हैं सूक्ष्म को माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद आता है स्थूल पोषक तत्व। स्थूल मतलब होता है मैक्रो। देखिए मैक्रो पोषक तत्व मतलब कि जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। चलिए ये भी याद रखना पड़ेगा, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास स्थूल पोषक तत्व में आते हैं और इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं। और फिर द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। फिर से समझते हैं, स्थूल पोषक तत्व में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पोषक तत्व आते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। तो इस तरह से स्थूल पोषक तत्व 6 होते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो 6 पोषक तत्व यहाँ आ गए और फिर उसके बाद बचे 8 पोषक तत्व जो रहते हैं वो रहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो यहाँ पे 6 और 8, 6 और 8 हो गए 14, और जबकि में टोटल कितने होते हैं 17 पोषक तत्व। चौक है क्या और यहाँ पे 8 पोषक तत्व सूक्ष्म के, 6 पोषक तत्व स्थूल के, तो हो गए 14, और प्लस इसमें 3 और मिलते हैं आधार पोषक तत्व जिसको बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये आधार पोषक तत्व भी कहलाते हैं और संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहलाते हैं। तो 14 और 3 17, इस तरह से पौधों को टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से स्थूल पोषक तत्व 6 हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व 8 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पे, मिट्टी की नर्सरी के लाभ और हानि। चलिए एक बच्चा कोई आए, बॉयज में से आ जाओ, मिट्टी की नर्सरी के लाभ और हानि बता दो। मिट्टी के नर्सरी के लाभ, नर्सरी बेड में अंकुरण प्रतिशत अधिक प्राप्त होता है। चलिए हम बताते हैं, ठीक है आप चलिए जाओ। प्रश्न है, मिट्टी की नर्सरी के क्या लाभ है और क्या हानि है। हमने देखा अभी प्रो ट्रे में हमने कोकोपीट और केचुआ खाद भरा था। प्रो ट्रे खरीदना महंगा है, प्रो ट्रे प्लास्टिक के बने होते हैं इसलिए कचरा भी ज़्यादा होता है।
तो प्रोट्रे से अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी में ही पौधों को बो रहे हैं। मिट्टी में अगर हम बीजों को बोएंगे तो क्या फायदा होगा, मिट्टी की नर्सरी के क्या लाभ है, मिट्टी की नर्सरी के लाभ ये हैं कि उसमें अंकुरण भी अच्छा होता है और ये आसान विधि है, सस्ती विधि है, और मिट्टी की नर्सरी में कोई भी किसान नर्सरी स्थापना कर सकता है। तो ये उसके लाभ हो गए। हानि क्या है फिर, हानि ये है कि मिट्टी में खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, खरपतवार ज़्यादा उगेंगे, कीटों का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, रोग का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, और बहुत सारे बीज जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी की नर्सरी की कुछ हानि है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न हमने लिए है फिर यहाँ पे, नर्सरी बेड तैयार करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। नर्सरी बेड मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर हम बीजों की बुवाई करके पौधे तैयार कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नर्सरी बेड। दोबारा समझते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर हम छोटे छोटे बीजों को बोकर और छोटे छोटे पौधे तैयार करेंगे, उस स्थान को बोलते हैं नर्सरी बेड। और नर्सरी बेड तैयार करते समय हमें मुख्य बात ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई कंकड़ पत्थर ना रहे, वहाँ पर कोई भी ठोस सामग्री, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, इन सब चीज़ें ना रहे, वहाँ पे कीट ना रहे, वहाँ रोग कारक ना रहे, वहाँ पे पुरानी फसल के अपशिष्ट पदार्थ ना रहे, और वहाँ पे जल भराव ना होता हो। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नर्सरी बेड तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना है। तो वहाँ पे जल भराव नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर जल भराव होगा तो फिर पौधे सड़ जाएंगे, जल भराव नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात है, वहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। फिर तीसरी बात है, जहाँ पे हम लोग नर्सरी बेड तैयार कर रहे हैं वहाँ पे प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सूर्य प्रकाश आएगा तभी तो वहाँ पे बीजों का अंकुरण अच्छे से होगा। तो इस तरह से नर्सरी बेड तैयार करते समय मुख्य बातें ये है, और उस जगह को हमेशा समतल कर देना चाहिए जिससे बीज अच्छी तरह से ढक जाएं। ठीक है, इसके बाद हम ये तीसरा पार्ट और बना देंगे जिसमें और क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, थैंक यू।